नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन पिछले वीडियो के अंदर गुप्त वंश के बारे में चर्चा की थी और आज उससे आगे अपन पढ़ते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों और गुप्त वंश के समाज के बारे में। तो अपना आज का पहला टॉपिक रहेगा गुप्त कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो सर, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि गुप्त वंश के शासक थे वो कौन से धर्म के उपासक थे। तो गुप्त वंश के सारे ही शासक थे वो वैदिक धर्म के उपासक थे। इसमें वैदिक धर्म के उपासक में मूल चीज क्या आती है? वैदिक धर्म यज्ञ आते हैं और एक आता है वर्णाश्रम व्यवस्था, यानी जो वेदों के अंदर बातें आ रखी थी वो मानते थे। तो अपना पहला पॉइंट ये हो जाएगा, जो भी गुप्तकालीन शासक है, गुप्तकालीन शासक कौन से धर्म के उपासक थे? वैदिक कालीन। जो गुप्तकालीन शासक थे वो वैदिक धर्म के उपासक थे। वैदिक धर्म के उपासक थे। ये बात अपने को कहां से पता चलेगी कि वैदिक धर्म के उपासक थे? गुप्तकालीन शासकों ने एक तो यज्ञ करवाया है और दूसरी चीज करवाई है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब क्या होता है? वर्ण प्लस आश्रम व्यवस्था। वर्ण और 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, यह व्यवस्था को मानते थे और यज्ञ करवाए। यज्ञ कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। किस किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? एक शासक का नाम आता है समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ किस शासक ने करवाया था? पहला नाम आता है आपके समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के अलावा एक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य भी है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पिछले वीडियो में अपन ने यह भी पढ़ा था, समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम भी लिखवाया था। और समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। और ये बात किसने कही थी? ये एक इतिहासकार हुए हैं स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। भारत का नेपोलियन भी कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है समुद्रगुप्त की। जब अपन चर्चा करें तो समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के भी जारी किए। सोने के सिक्के भी जारी किए थे। किसने जारी किए थे? समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के अलावा क्या और भी कोई शासक है जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इसके अलावा एक और शासक आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने भी सोने के सिक्के जारी किए थे। और कल अपन ने इसकी एक उपाधि भी पढ़ी थी विक्रमादित्य की, और कई स्थानों पर इसका नाम लिखा हुआ आएगा आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये भी इसी का ही नाम है। तो सोने के सिक्के जारी करने वाले 2 शासक कौन कौन से हो गए? एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय और एक समुद्रगुप्त। आगे आता है एक यात्री आया था, चीनी यात्री। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, चीनी यात्री जिसका नाम है फाहियान। जिसका क्या नाम है? फाहियान। ये किस काल के अंदर भारत आया था? काफी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। काफी सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, चीनी यात्री फाहियान किस काल के अंदर अपने भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर ये भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर अपने यहाँ पर भारत आता है। और इसके वृत्तांत में अपने को, यानी फाहियान के वृत्तांत में अपने को वर्णन देखने को मिलता है 3 बातों का। एक तो तात्कालीन समाज। तो तात्कालीन समाज उस समय कौन सा हो गया? गुप्तकालीन समाज के बारे में वर्णन मिलता है। तात्कालीन समाज यानी गुप्तकालीन समाज के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसका वर्णन मिलता है सुशासित राज्य का, यानी उस समय जो गुप्त समाज था वो सुशासित राज्य था, यह भी अपने को मिलता है। एक इसका मिलता है अपराध मुक्त राज्य।
अपराध मुक्त राज्य का वर्णन मिलता है, और एक वर्णन मिलता है करों का बोझ कम, यानी उस काल में करों का बोझ क्या था, कम था, यह भी अपने को वर्णन मिलता है। किस यात्री से मिलता है फायान, फायान कहाँ का था, चीन का था, किसके समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया था। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, वैदिक धर्म के उपासक थे, जितने भी गुप्त वंश के शासक थे सारे के सारे वैदिक धर्म के उपासक थे। वैदिक धर्म के उपासक होने के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म को भी आश्रय प्रदान किया, आश्रय, जैन और बौद्ध धर्म को भी क्या दिया है, आश्रय। नहीं, जैन और बौद्ध धर्म को तो आश्रय दिया ही है, लेकिन धर्म कौन सा मानते थे, वैदिक धर्म मानते थे। यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ किस किसने कराया था, एक तो कुमारगुप्त ने करवाया था जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है, और एक समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के भी जारी किए थे, और इस समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय भी है जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आया जिसका नाम क्या है, फायान है। इसके आगे अपन चलते हैं, जो गुप्तकालीन समय के अंदर साहित्यिक विकास हुआ उसके बारे में एक बार अपन बात कर लेते हैं। गुप्तकालीन समय के अंदर साहित्यिक विकास किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गुप्तकालीन समय के प्रमुख रचनाकार का नाम आता है, उसमें आता है कालिदास। कालिदास, कालिदास ने एक नाटक और एक महाकाव्य की रचना की थी। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक नाटक है, और एक महाकाव्य है रघुवंशम। इसकी रचना भी किस काल में हुई है, गुप्त काल के अंदर हुई है। इसके अलावा एक शूद्रक नाम के लेखक का भी वर्णन आता है जिसने मत्स्यकटिकम नाम की एक ग्रंथ भी लिखा है। इसके अलावा अमर सिंह का अमरकोश भी इसी काल के अंदर लिखा गया है। तो देखो कौन कौन से हो गए, कालिदास, कालिदास की प्रमुख रचनाएं में अपन लिख देते हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो एक हो गया नाटक। इसके अलावा इसने एक रघुवंशम नाम से महाकाव्य की भी रचना की है। दूसरे लेखक का नाम लेते हैं शूद्रक। शूद्रक ने किसकी रचना की, मत्स्यकटिकम की, मत्स्यकटिकम नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा अमर सिंह कोशकार थे, कोशकार, इन्होंने अमरकोश नाम से एक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा जो चौथा अपने लेखक आता है विशाख दत्त ने किसकी रचना की, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना की। ये गुप्तकालीन समाज के प्रमुख साहित्यकार लेखक थे। इसके अलावा रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि, यानी रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि का जो नवीनतम संकलन है, जो नवीनतम संकलन का मतलब क्या हो गया, जो वर्तमान स्वरूप आज अपन देख रहे हैं, इसका संकलन कब किया गया, यह भी गुप्तकालीन समाज या गुप्त काल के समय किया गया। रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि का वर्तमान स्वरूप भी गुप्त काल में लिखा गया। वर्तमान स्वरूप भी कब लिखा गया, गुप्त काल के समय ही लिखा गया था। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले कालिदास के एक नाटक का नाम याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक रघुवंशम महाकाव्य है। शूद्रक का मत्स्यकटिकम, अमर सिंह के कोशकार है, अमरकोश नाम से ग्रंथ लिखा था। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस। ये जो सभी प्रकार के ग्रंथ है कब लिखे गए थे, गुप्त काल के अंदर लिखे गए। रामायण, महाभारत और पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है वो भी किस काल के अंदर लिखा गया है, गुप्त काल के अंदर ही लिखा गया है। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर कुछ गणितज्ञ भी हुए और ज्योतिषाचार्य भी हुए हैं। कौन कौन से नाम है एक बार अपन ने प्रमुख देखते हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मदत्त। ये गुप्तकालीन
समाज के या गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ थे, प्रमुख गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य। गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य कौन कौन थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मदत्त। इसके अलावा गुप्त काल में ही दशमलव प्रणाली की खोज हुई। किस काल में खोज हुई थी दशमलव प्रणाली की? गुप्त काल में। फिर गुप्त काल से जब अरब आक्रमण हुआ तब ये अरबों के पास में गई और अरब आक्रमण के बाद में ये यूरोपीय शासकों के पास पहुंची। तो सबसे पहले खोज किस काल के अंदर हुई? गुप्त से कहां गई? अरब से कहां गई? यूरोपीय कंट्री के अंदर। तो अपन ये कह सकते हैं अपने दशमलव प्रणाली का भी जन्म किस काल के अंदर हुआ था? गुप्त काल के अंदर ही हुआ था। इसके अलावा यहां पर कला के अंदर कौन कौन सी कला के अंदर? एक तो स्थापत्य कला के अंदर, स्थापत्य कला के अंदर, स्थापत्य कला के अलावा चित्रकला के अंदर और धातु कला के अंदर। इन कलाओं के अंदर भी इस काल में बहुत ही उन्नति मिली है। यानी अपन ये कह सकते हैं स्थापत्य कला के अवशेष कहां कहां से मिलते हैं? एक तो अपने को अवशेष मिलता है झांसी और कानपुर से। झांसी और कानपुर से स्थापत्य कला, यानी अपने यहाँ पर झांसी और कानपुर से गुप्तकालीन समय के कुछ अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं झांसी और कानपुर से। एक बिहार के अंदर नालंदा के अंदर 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। बुद्ध प्रतिमा नालंदा के अंदर 80 फीट की एक बुद्ध प्रतिमा भी मिली है। यह भी किस काल के स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है? गुप्त काल के। चित्रकला के अंदर चित्रकला में अजंता की कुछ गुफाओं में गुप्तकालीन समय के चित्र मिलते हैं। अजंता की कुछ गुफा चित्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इस अजंता के जो गुफाएं हैं उनमें कुछ चित्र मिले हैं, वो आपके कौन से मिले हैं? गुप्तकालीन समय के चित्र मिले हैं। धातु कला के अंदर दिल्ली के अंदर स्थित मेहरौली का लोह स्तंभ, दिल्ली का लोह स्तंभ किस समय बना था? ये बना था आपके गुप्त समय के अंदर और वर्तमान में भी अस्तित्व है। इसके अलावा एक सुल्तानगंज के अंदर 7.5 फीट की एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है। जो पूर्ण रूप से किससे निर्मित है? तांबे से निर्मित है। तो तांबे से निर्मित एक 7.5 फुट की बुद्ध की प्रतिमा मिली है। वो कहां से मिली है? सुल्तानगंज से मिली है। तो ये भी उस काल का एक धातु कला का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले अपने यहाँ पे गणितज्ञ और ज्योतिष विज्ञान में भी बहुत ही उन्नति मिली थी। प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मदत्त उस काल के प्रमुख ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ थे। इसके अलावा दशमलव प्रणाली की भी खोज गुप्त काल के अंदर ही हुई है। स्थापत्य कला के अंदर देखें तो झांसी और कानपुर के अंदर स्थापत्य कला के कुछ नमूने मिले, कुछ अवशेष मिले गुप्तकालीन खंडरों के। नालंदा के अंदर एक 80 फीट की प्रतिमा मिली है। यह भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चित्रकला में देखेंगे अजंता की कुछ गुफाओं के अंदर मिले चित्र, ये आपके गुप्तकालीन समय के हैं। और धातु कला के अंदर प्रमुख रूप से दो, एक तो दिल्ली मेहरौली का लोह स्तंभ है जो वर्तमान में भी अस्तित्व के अंदर है, और सुल्तानगंज के अंदर 7.5 फीट की एक प्रतिमा मिली है जो पूर्ण रूप से तांबे से निर्मित है। और ये प्रतिमा किसकी मिली है? बुद्ध। 80 फीट की भी प्रतिमा मिली है, ये भी बुद्ध की मिली है। और 7.5 फीट की प्रतिमा भी मिली है, ये भी बुद्ध की मिली है। अपन ने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी कि जो गुप्तकालीन या गुप्त वंश के शासक थे ये वैदिक धर्म के तो थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी आश्रय प्रदान करते थे। इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये रहा। ये बुद्ध की प्रतिमा, जो बड़ी प्रतिमा मिली है, 80 फीट की प्रतिमा मिली है, वो भी बुद्ध की मिली है। 7.5 फीट की प्रतिमा मिली है, ये भी बुद्ध की मिली है। इसके आगे अगली हेडिंग के बारे में अपन बात करते हैं। अगला अपना टॉपिक रहेगा गुप्तकालीन समाज। वैदिक, जब अपन ने पहले में बात की थी वैदिक धर्म के उपासक थे, तो समाज लगभग कैसा रहेगा जैसा वेदों के अंदर आया है। तो अपन एक बार गुप्तकालीन समाज की बात करें चाहे वैदिक कालीन समाज की बात करें, एक ही। तो अपन बात करते हैं गुप्त कालीन
समाज। गुप्तकालीन समाज कैसा था? गुप्तकालीन समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी और आश्रम व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से हो गया? पहला आ गया ब्राह्मण, दूसरा आ जाएगा आपके क्षत्रिय, तीसरा आ जाएगा आपके वैश्य और चौथा आपके आ जाएगा शूद्र। इनके काम भी पूर्ण रूप से निश्चित है। ब्राह्मण का काम होता था अध्ययन, अध्यापन, दान लेना और दान देना। ब्राह्मणों के 4 कार्य थे। सबसे पहले अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना, दान लेना तो जरूरत की वस्तु है वो दान के रूप में ली, और अगर वस्तु अधिक हो गई है उसे दान के रूप में वापस दे दी। ये 4 कार्य हो गए। क्षत्रियों का कार्य था देश की रक्षा करना। क्षत्रियों का कार्य क्या हो गया? देश की रक्षा करना। उसके बाद में वैश्य, वैश्य का कार्य क्या हो जाएगा? वाणिज्य और व्यापार का, वाणिज्य और व्यापार का कार्य हो गया। और शूद्रों का काम था सेवा प्रदत्त करना, यानी उपरोक्त जो 3 वर्ण आ रखे हैं इनको सेवाएं प्रदान करना, ये ही इनका कार्य था। अब देखो, अब वर्ण कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गए। अब क्या हो गया? पहले तो ऐसा होता था, ब्राह्मण का कार्य अगर तीनों में से कोई व्यक्ति करता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन अब कर्म, यानी पहले तो क्या होता था, ये वर्ण कर्म आधारित थे। जब वैदिक काल अपन आगे की कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे ये सारे कर्म आधारित थे। आप जैसा काम करोगे आपको वो वर्ण मिल जाएगा। जैसे आपने अगर देश की सेवा करने का कार्य किया है तो आप क्षत्रिय बन गए। चाहे आप ब्राह्मण के पुत्र हो लेकिन देश की सेवा की है तो आप क्या बन जाओगे? क्षत्रिय। लेकिन ये किसके काल के अंदर था? वैदिक काल के अंदर था। अब धीरे धीरे ऐसी जो व्यवस्थाएं थी उनमें शिथिलता आई है और ये कर्म आधारित नहीं होकर किसके आधार पर हो गई? जन्म आधारित। जन्म आधारित होने का मतलब क्या हो गया? अब धीरे धीरे क्या बनने लग गई? जातियां बनने लगी। अब धीरे धीरे जातियां, तो अपन ये कह सकते हैं जातियों का उद्भव किस काल के अंदर हुआ? जातियों का उद्भव हुआ है गुप्त काल के अंदर। जन्म आधारित होने का मतलब क्या हो गया? अब अगर कोई क्षत्रिय है उसका पुत्र ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो क्षत्रिय ही रहेगा। ब्राह्मण का पुत्र है चाहे कुछ भी कार्य करता रहेगा लेकिन वो रहेगा क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण का पुत्र है, देश की सेवा कर रहा है, वाणिज्य व्यापार कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है तो भी ब्राह्मण है। अगर वाणिज्य व्यापार कर रहा है तो भी ब्राह्मण है। यानी अब धीरे धीरे क्या बनने लग गई? जातियां बनने लग गई। देखो, जाति आधारित व्यवसायों में शिथिलता आई। शिथिलता आई का मतलब क्या हो गया? अब देखो, जाति आधारित व्यवसाय में शिथिलता आई। पहले तो क्या होता था, प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित कार्य था। अब धीरे धीरे शिथिलता आ गई। अब अगर यहाँ पर कोई वैश्य है वो जरूरी नहीं है वाणिज्य और व्यापार करेगा, अब वो कोई भी कार्य कर सकता था, लेकिन उसकी जाति क्या रहेगी? वैश्य की वैश्य। तो अपन ये कह सकते हैं जातियां बनी, इस काल के अंदर जातियां बनी और जाति आधारित व्यवसायों में थोड़ा सा शिथिलता यानी ढीलापन आया। अब ये निश्चित नहीं रहा कि शूद्र ही इस प्रकार के कार्य करेगा। जैसे अगर किसी के कार्य केस कर्तन का कार्य है तो जरूर नहीं उसका पुत्र केस कर्तन का ही कार्य करेगा। इससे पहले वाले समाजों में जितने भी अपन ने चर्चा की थी उसमें ये फिक्स था कि उसका पिता जो कार्य कर रहा है पुत्र को भी वही कार्य करना है। लेकिन अब धीरे धीरे इन कार्यों के अंदर या इन व्यवसायों के अंदर शिथिलता आ गई थी। अब अपन आगे देखते हैं, जो गुप्त काल है, गुप्तकालीन समाज है, उसमें स्त्रियों की दशा कैसी थी? गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? स्त्रियों की दशा, अगर मेरे को गुप्तकालीन समाज के स्त्रियों की दशा का चित्रण करना रहेगा तो मैं कहूंगा नारी का आदर्श चित्रण कर दीजिए। नारी का आदर्श चित्रण कर दीजिए। किस प्रकार? यहां पर नारियों की दशा बड़ी अच्छी थी। पति के साथ में यज्ञ
के अंदर बैठती थी। यज्ञ तभी पूरा माना जाएगा जब उसके साथ में उसकी पत्नी बैठी है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, संपत्ति में भी उसका अधिकार था। अगर किसी के कोई पुत्र नहीं है तो पति की संपत्ति पूरी की पूरी किसके हस्तांतरित हो जाती थी? पत्नी के हस्तांतरित हो जाती थी। अगर पुत्र है तो पुत्र के पास जाती, वरना वो संपत्ति पर अधिकार किसका रहता? पत्नी का रहता। धार्मिक, सभी प्रकार के धार्मिक कृत्यों के अंदर पति के साथ में पत्नी का होना आवश्यक था। तो अपन ये कह सकते हैं स्त्रियों की दशा कैसी थी? एक आदर्श चित्रण की तरह। आदर्श चित्रण। तो आदर्श चित्रण के अंदर क्या आ जाएगा? स्त्रियों की दशा अच्छी थी, सभी धार्मिक कृत्यों में पत्नी का होना आवश्यक है। उसके बाद में यज्ञ हेतु, हालांकि ये जो धार्मिक कृत्य के अंदर मूल रूप से यज्ञ ही आया है, लेकिन अलग से लेते हैं। यज्ञ हेतु पत्नी का साथ होना जरूरी। पुत्र न होने की दशा में संपत्ति पर पत्नी का अधिकार। तो अपन ये कह सकते हैं कि गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। तो इन सब से अपन ने गुप्तकालीन समाज के बारे में चर्चा की है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की है, गुप्तकाल के समय जो कला साहित्य संस्कृति थी इनके बारे में चर्चा की है, गुप्तकाल वंश के बारे में चर्चा की है। ये सभी उत्कृष्ट रूप से था, इसलिए गुप्तकालीन समाज को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आज अपना ये गुप्तकाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन वर्धन वंश की चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।